हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कुछ दिनों से ये मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने वाले नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम में आने वाले नोट्स के साथ लेक्चर वीडियोज़ है वो अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज के अंदर आज का कंटिन्यूएशन करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से मोस्ट कॉमनली रिलेटेड रहेगा। किससे रहेगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इससे मोस्ट कॉमनली ये क्या रहेगा? आपका रिलेटेड रहेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से ज़्यादा रिलेटेड रहेगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो एक ऐसी कंडीशन है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? एक कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। जो H+ आयन की क्या है, कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ी? हो सकता है कि टू मच लॉस ऑफ बेस, हो सकता है कि किसी भी रीजन की वजह से जो बेस है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो जो रीजंस होंगे उनको हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक तो रीजन हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा बेस का लॉस हो चुका है, किसी भी रीजन की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रिटेंशन ऑफ टू मच एसिड इन बॉडी, या फिर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड है उसका क्या हो पा रहा है, रिटेंशन हो रहा है। तो इन्हीं सिचुएशंस के अंदर मोस्ट कॉमनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन क्या है? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज H+ आयंस कंसंट्रेशन, H+ आयन की क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाती है। अब इस H+ आयन की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के दो रीजन है। पहला रीजन है, फर्स्ट वन रीजन ये कहता है लॉस ऑफ बेस। ठीक है, लॉस ऑफ बेस, किसी भी रीजन की वजह से जो बेस है उसका लॉस हो रहा होगा। दूसरा हो सकता है रिटेंशन ऑफ टू मच एसिड, किसी भी रीजन की वजह से एसिड है उसका रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, या फिर बेस का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है जीआई ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली हम देखने को मिलता है हमें कि वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन क्या है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, H+ आयन का क्या होता है, कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। किस रीजन की वजह से? उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन लॉस ऑफ बेस, या तो बहुत ज़्यादा बेस का लॉस हो चुका है, या फिर रिटेंशन ऑफ टू मच एसिड, एसिड का जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रिटेन हो चुका है। ठीक है, उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है। तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, ठीक है, इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो एनायन गैप है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, एनायन गैप, जो कि मैंने अभी हाईलाइट किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखना। एम्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनायन गैप क्या होता है, या एनायन गैप कौन सी सिचुएशंस के अंदर, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर डिस्टर्ब होता है, या कौन सी कंडीशन के अंदर कम होता है, कौन सी कंडीशन के अंदर ज़्यादा होता है। तो बहुत बार इसको हम लोग ड्यूरिंग स्टडी मिस कर देते हैं। मोस्ट MCQ आ सकता है आपके पास यहाँ से कि एनायन गैप कौन से डिजीज कंडीशंस के अंदर बढ़ता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, एनायन गैप वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ उस वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे एनायन गैप वो बढ़ गया। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एनायन गैप होता क्या है, एनायन गैप क्या होता है। ठीक है, तो एनायन गैप की अगर हम बात करें, देखिए स्टूडेंट्स की एनायन गैप क्या है। एनायन गैप एक ऐसा गैप है या फिर एक डिफरेंस है। एनायन गैप क्या है, एक डिफरेंस है जो हमारे ब्लड के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेज के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो नेगेटिव चार्जेज के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है एनायन गैप। एनायन गैप क्या है, डिफरेंस बिटवीन, एनायन गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव चार्जेज एंड पॉजिटिव चार्जेज इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ब्लड, जो कि डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिफरेंस इन बिटवीन द नेगेटिव चार्जेज एंड पॉजिटिव चार्जेज इन द
ब्लड। अगर ब्लड कोई भी हमारे ब्लड के अंदर जो भी नेगेटिव चार्जेज के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो पॉजिटिव चार्जेज के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस हो रहा है तो वो डिफरेंस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो डिफरेंस कहलाता है अपना एनायन गैप। ठीक है, और एनायन गैप, वो नॉर्मल एनायन गैप कितना होता है? 4 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एक नॉर्मल एनायन गैप होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नॉर्मल एनायन गैप वो कितना होता है? 4 to 12 मिली इक्विवेलेंट, 4 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नॉर्मल एनायन गैप वो कितना होता है? 4 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एनायन गैप होता क्या है? तो एनायन गैप क्या होता है स्टूडेंट? एनायन गैप होता है हमारे ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो पॉजिटिव चार्जेज के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो नेगेटिव चार्जेज के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है हमारा एनायन गैप। ठीक है, और एनायन गैप कौन सी सिचुएशन के अंदर बढ़ता है? अगर एनायन गैप बढ़ रहा है किसमें? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अगर एनायन गैप बढ़ रहा है, अगर एनायन गैप बढ़ रहा है, एनायन गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा ब्लड के अंदर क्या होगा? एसिडिक होगी। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? एसिड बढ़ जाएगा। और एनायन गैप जितना कम होगा एसिड उतना ही नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताना चाहूंगा। ठीक है, कि एनायन गैप है वो क्यों देखा जाता है? तो एनायन गैप देखने का मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से एनायन गैप है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही ध्यान रखा जाता है कि एनायन गैप कितना है वो भी हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस के डायग्नोसिस के अंदर क्या है? हेल्प करता है कि अगर एनायन गैप बढ़ रहा है इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हुआ है। ठीक है, नॉर्मल एनायन गैप 4 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और एनायन गैप क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं अपन एनायन गैप कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोजेस की। तो हम कोजेस की अगर बात करें इन केस ऑफ मेटाबॉलिक कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो कॉजेज है उनकी बात करें तो फर्स्ट वन मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेज की बात करें तो फर्स्ट वन जो कॉज आ रहा है वो कॉज आ रहा है अपना डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट वन जो कॉज आ रहा है वो क्या कह रहा है? डायबिटीज मेलाइटस। और सेकंड वन कॉज है वो क्या है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इन दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करने की वो सेम है, लगभग वो पूरी की पूरी सेम ही है। ठीक है, तो हम इन दोनों को लेकर के समझते हैं कि ये दोनों कंडीशंस कैसे, कि ये दोनों कंडीशंस कैसे हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट करती हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस और इन केस ऑफ मेटाबॉलिक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इन दोनों केस के अंदर क्या होता है? इनसफिशिएंट सप्लाई या इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द इंसुलिन, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है इन केस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की सप्लाई कम होगी तभी तो ये दोनों कंडीशन क्रिएट होंगे। अब इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसका डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम क्यों हुआ? क्योंकि इंसुलिन की डिफिशियंसी है। ग्लूकोज तभी मेटाबोलाइज होगा जब इंसुलिन की जो इंसुलिन है वो अवेलेबल होगा, तभी उसी सिचुएशन के अंदर जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म होगा, अदरवाइज ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है क्योंकि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। लेकिन बॉडी को क्या चाहिए? कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए। तो बॉडी क्या करेगी? इंक्रीज फेट मेटाबॉलिज्म, फेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज फेट मेटाबॉलिज्म। जैसे ही फेट का मेटाबॉलिज्म शुरू होगा स्टूडेंट, जैसे ही फेट का मेटाबॉलिज्म शुरू होगा, मतलब जैसे ही बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने के लिए क्या करेगी बॉडी? फेट का मेटाबॉलिज्म करेगी। फेट का मेटाबॉलिज्म कैसे करेगी? ठीक है, जब भी फेट का मेटाबॉलिज्म शुरू होगा तो फेट के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होगा? जो फेट सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो फैट सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? फैट सेल्स, फैट सेल्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन
लाइपेज, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम पाया जाता है। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या है? एंजाइम है। एंजाइम ये क्या कर देता है? एक्टिवेट हो जाता है। जब भी लीवर या जब भी हमारी बॉडी के अंदर लीवर के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, फैट सेल्स से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स होती हैं, उन फैट सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। अब ये एंजाइम क्या करेगा? हमारी बॉडी की जो फैट सेल्स थी उनको अंदर क्या कर देगा? उनके अंदर क्या क्या करेगा? फ्री फैटी एसिड रिलीज कर देगा। इंक्रीज metabolism of fat and convert it into free fatty acid, free fatty acids, और इनको ये कन्वर्ट कर देता है फ्री फैटी एसिड्स के अंदर। ठीक है, लाइपोप्रोटीन एंजाइम ने क्या किया? फैट सेल्स को डाइजेस्ट किया। लाइपोप्रोटीन एंजाइम ने क्या किया? फ्री फैट सेल्स को डाइजेस्ट किया, और फ्री फैट सेल्स के डाइजेशन की वजह से वहाँ पे फ्री फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन हो गया है। फ्री फैट सेल्स के डाइजेशन की वजह से वहाँ पर क्या हुआ? फ्री फैट सेल्स के डाइजेशन की वजह से वहाँ पे फैटी एसिड्स का क्या हो चुका है? प्रोडक्शन हो चुका है। अब फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन, जो फ्री फैटी एसिड्स है, वो जाएंगे लीवर के पास। फ्री फैटी एसिड्स है वो क्या कहाँ चले गए? लीवर के पास चले गए। अब लीवर के पास पहले से क्या है? पहले से वहां पर क्या हो रखा है? ग्लूकागोन का लेवल है वो इंक्रीज हो रखा है। सॉरी, लीवर के पास क्या है? ग्लूकागोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रखा है। ग्लूकागोन का लेवल इंक्रीज क्यों हो रखा है? क्योंकि बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही बॉडी ने क्या किया? ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को शुरू करना है। अब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को शुरू करने के लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस से जो भी प्रोसेस शुरू करने के लिए वहाँ पे हमें ग्लूकागोन हार्मोन की जरूरत होती है। ग्लूकागोन हार्मोन कहाँ से मिलता है? पेनक्रियाज से मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकागोन हार्मोन है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? कोशिश करेगा कि वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता रहे। वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी की डिमांड है उसको बढ़ा रहा है। ब्लड के अंदर काफी ग्लूकोज है, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है। अब ये जो ग्लूकागोन है वो लीवर के पास आता है। लीवर के पास आने के बाद ये क्या करता है? जो फ्री फैटी एसिड्स थे हमारे बॉडी के अंदर, जो फ्री फैटी एसिड्स थे, उनको क्या करता है? फ्री फैटी एसिड्स का क्या करता है? कैटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड। अब ये ग्लूकागोन लीवर के अंदर क्या हुआ? लीवर के अंदर फ्री फैटी एसिड्स का क्या हुआ? ग्लूकागोन की वजह से क्या हुआ? फ्री फैटी एसिड्स का क्या हुआ? वहां पे कैटाबोलिज्म हुआ। और ये कैटाबोलिज्म होने की वजह से, कैटाबोलिज्म हुआ, इस वजह से प्रोडक्शन हुआ। कैटाबोलिज्म ऑफ फ्री फैटी एसिड्स का जो फ्री फैटी एसिड्स का जो कैटाबोलिज्म हुआ, उसकी वजह से वहां पे प्रोडक्शन होता है वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का वहां पे क्या हो चुका है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन हो चुका है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा अब लीवर के पास वापस से। लीवर के पास गया, लीवर में क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल शुरू करेगा। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्रेब साइकिल को स्टार्ट करेगा। और क्रेब साइकिल के स्टार्ट होने की वजह से, जैसे ही क्रेब साइकिल स्टार्ट होगा, तो क्रेब साइकिल के स्टार्ट होने की वजह से वहां पे एसीटोन, ठीक है, एसीटोन बनता है, और एसीटो एसीटेट, ठीक है, एसीटोन बनता है, एसीटेट बनता है। तीसरा प्रोडक्शन क्या बनेगा? तीसरा प्रोडक्शन बनेगा वहां पर आपका 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एसिड। ठीक है, इन तीनों चीजों का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? वहां पर प्रोडक्शन हो जाता है। और ये तीनों ही जो ये बने हुए हैं 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, एसीटोन और
एसीटेट, ये तीनों ही कीटोन बॉडीज हैं। यहाँ पर कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। आप इसको इनडायरेक्टली क्रेब्स साइकिल से डायरेक्ट लिख सकते हो कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडीज, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो कि कीटोन बॉडीज का वहाँ पे क्या हो जाता है प्रोडक्शन में। मैंने सिर्फ ये बताया कि 3 प्रकार के कीटोन बॉडीज होते हैं, एसीटो एसीटेट, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और 3 बीटा ब्यूटायरिक, 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक ब्यूटायरेट, ठीक है, हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये तीनों होते हैं। तो एक बार दोबारा हम इस पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस को स्टडी कर रहे हैं, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक। तो कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो कॉजेज हैं उनके अंदर फर्स्ट वन कोज था डायबिटीज मेलाइटस, सेकंड वन कोज था हमारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब ये दोनों सिचुएशंस कैसे, किस प्रकार से, किस तरीके से मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो क्रिएट करी वो देखिए। डायबिटीज इन मेलाइटस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, सीवियर इंसुलिन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। सीवियर इंसुलिन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। और सीवियर इंसुलिन डिफिशियंसी होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं हो पाता है स्टूडेंट, ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं हो पाता। अब ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होगा, अगर ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब लीवर क्या करेगा, लीवर वहां पे क्या करेगा, फैट सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर फैट है, एडिपोसाइट्स है, ठीक है, जो फैट सेल्स होती है उनसे एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा, उनसे एनर्जी का प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। मतलब फैट सेल्स का मेटाबॉलिज्म वो बढ़ जाता है। जैसे ही लीवर फैट सेल्स का मेटाबॉलिज्म शुरू करता है तो फैट सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए फैट सेल्स के अंदर लाइपोप्रोटीन लाइपेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, फैट सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ठीक है। और वो फैट सेल का क्या, फैट सेल्स का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट सेल को मेटाबोलाइज करके वो क्या करता है, फ्री फैटी एसिड है वो बना देता है। अब ये जो फ्री फैटी एसिड, जो मेटाबॉलिज्म वो फैट सेल से बने फ्री फैटी एसिड, अब ये फ्री फैटी एसिड्स कहाँ जाएंगे, लीवर के पास जाएंगे। लीवर के पास क्या है, पहले से ग्लूकोगोन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो रखा है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जो ग्लूकागोन है और जो लीवर है, लीवर के क्या करेंगे, कैटाबोलिज्म, फ्री फैटी एसिड्स को ये क्या करेंगे, कैटाबोलाइज करेंगे, ठीक है, उसका कैटाबोलिज्म करेंगे। कैटाबोलिज्म करने की वजह से फ्री फैटी एसिड के कैटाबोलिज्म की वजह से वहां पे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और उस एसिटाइल कोएंजाइम के लीवर में प्रेजेंट होगा, वो लीवर में प्रेजेंट होगा, और लीवर में प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे एक साइकिल रन करेगा, क्रेब साइकिल। अगर हम यहाँ पे क्रेब साइकिल को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए आप प्लीज आप इसको बायोकेमिस्ट्री से रेफर कीजिए। क्रेब साइकिल चलेगा लीवर के अंदर, और उस क्रेब साइकिल के अंदर कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये सिंपल सी हमारी पैथोफिजियोलॉजी होगी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर कैसे होता है, ठीक है, कैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस वहां पे बन रहा है, ठीक है। तो जो कीटोन बॉडीज बन रहे हैं, ठीक है, कीटोन बॉडीज बने तो कीटोन बॉडीज 3 प्रकार का बनेंगे, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एसिड, ठीक है। ये तीनों चीजें बन रही हैं और ये तीनों ही क्या है, कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है। और इस प्रकार से हम मेटाबॉलिक एसिड, जो डायबिटीज मेलाइटस है वो क्या करती है, कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है, और वहां पे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट वन हमारा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वो किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर, किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल सेलिसाइक्लिक एसिड। एसिटाइल सेलिसाइक्लिक एसिड है दूसरा नाम, अगर सिंपल सा नाम, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ठीक है, आप सबका पढ़ा हुआ है एस्पिरिन। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा एस्पिरिन का कंजप्शन कर रहा है, एस्पिरिन का कंजप्शन कर रहा है, तो आप देख रहे हो इसमें भी क्या है, एसिड है, एस्पिरिन में भी क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज एसिड, एसिड का लेवल बढ़ जाएगा इन जीआईटी, जीआई सिस्टम के अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, और एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से हो सकता है कि पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है हाई फैट डाइट। हाई फैट डाइट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, मैंने अभी आपको जो पैथोफिजियोलॉजी बताई है उसको आप इसके साथ कंपेयर कर लो। हाई फैट डाइट होगी, हाई फैट डाइट होगी तो फैट का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेंगे, फ्री फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड। और ये फ्री फैटी एसिड्स जब एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब साइकिल चलेगा, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल चलेगा, और क्रेब साइकिल के अंदर क्या होंगे, कीटोन बॉडीज बनेंगे,
क्रेब साइकिल के अंदर क्या होगा, कीटोन बॉडीज बनेंगे, साथ के अंदर क्रेब साइकिल कीटोन बॉडीज बनेंगे, और वो कीटोन बॉडीज क्या कर देंगे, आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो फैट सेल्स भी आपको पता लग गई कि किस प्रकार से फैट सेल्स है या हाई फैट डाइट है वो किस तरीके से मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो पॉज कर रही है। नेक्स्ट वन है इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि डायबिटीज़ की कंडीशन के अंदर आप जरूर देखते हो। ठीक है, कि डायबिटीज़ की कंडीशन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज है वो मोनोसेकेराइड के अंदर आता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए क्या चाहिए आपको, इंसुलिन, इंसुलिन की डिफिशियंसी है किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, और मान लीजिए किसी अदर रीजन की वजह से भी अगर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, तो स्टूडेंट उस कंडीशन के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म होगा। सेम वही पैथोफिजियोलॉजी जो मैं आपको अभी समझाई है सामने आपके बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो वो सेम पैथोफिजियोलॉजी के साथ वहाँ पे दोबारा से कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होगा और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन। अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाता है, माल न्यूट्रिशन है या उसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि उस सिचुएशन के अंदर बॉडी के अंदर फैट से जो भी स्टोर्ड फैट है वहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, वहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, तो उस कंडीशन के अंदर कीटोन बॉडीज बनेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगी। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स पे फैट का डाइजेशन करेंगी, फैट का डाइजेशन होगा, ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्ट होगी, उस कंडीशन के अंदर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट वन है रीनल इनसफिशिएंसी एंड एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए, इस यूनिट को जब हमने शुरू किया तो फर्स्ट की 2 क्लासेस के अंदर मैंने यही पढ़ाया था। ठीक है, मैंने यही टॉपिक सब वो क्लियर किए थे कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस है, उनका बैलेंस है वो कैसे होता है, एसिड बेस बैलेंस की जो मेंटेनेंस है, एसिड बेस बैलेंस है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के थ्रू। तो जब भी किसी बॉडी के अंदर किडनी है वो भी एक बफर का काम करती है। ठीक है, वो क्या करती है, H+ आयन को रिटेन करना, बाइकार्बोनेट को बाहर निकालना, बाइकार्बोनेट को रिटेन करना, सोडियम उसको हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालना, ये सारा फंक्शन किडनी भी करती है। मतलब किडनी भी एक बफर का काम करती है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल को रीनल इनसफिशिएंसी है, किडनी डिजीज है और क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसका रीनल बफर सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड होगा, उसकी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस है वो डिस्टर्बेंस होने के पूरे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ के साथ नेक्स्ट है सीवियर डायरिया। सीवियर डायरिया कैसे करता है, सीवियर डायरिया किस प्रकार से कॉज करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। इन केस ऑफ सीवियर डायरिया स्टूडेंट्स क्या होता है देखिएगा, इन केस ऑफ सीवियर डायरिया है उस सिचुएशन के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी गैस्ट्रिक जो भी इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस हैं, जो भी इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस है, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस है, जो भी इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेशंस होते हैं वो नेचर वाइज कैसे होते हैं, वो नेचर वाइज होते हैं एल्कलाइन, वो होते हैं एल्कलाइन। एल्कलाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेस। ठीक है, जो भी इंटेस्टाइन के अंदर जो भी सिक्रेशंस होते हैं वो सिक्रेशंस किस प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, वो सिक्रेशंस होते हैं एल्कलाइन होते हैं। इन केस ऑफ डायरिया ड्यू टू डायरिया डायरिया की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे कि जो इंटेस्टाइन है इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस। डायरिया हो गया, डायरिया में क्या होता है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं या भी जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट होते हैं वो स्टूल के साथ पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस है वो एक्सक्रिएशन हो जाते हैं वाया स्टूल के साथ। ठीक है, स्टूल के साथ वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं। अब बॉडी के अंदर क्या बचा, गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज, गैस्ट्रिक एसिड वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या है, एसिड है, एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि एल्कलाइन जो उसको बैलेंस करने के लिए जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस थे आपने पढ़ा होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन, जैसे ही जो स्टमक के जो कंटेंट है वो ड्यूडेनम में आते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। ठीक है,
जैसे ही जो भी कंटेंट है स्टमक के जो भी कंटेंट्स हैं, स्टमक के अंदर के जो भी कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स जैसे ही बाहर आते हैं, जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर बाहर आते हैं, जैसे ही बाहर आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा उसको ड्यूडेनम, यहाँ पे रहता है अपना एंट्रिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एसिड है, सारा कुछ एसिड बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जब एसिड आता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंटर होता है, यहाँ पर कार्डियक स्पिंटर होता है। जैसे ही पाइलोरिक स्पिंटर से पाइलोरिक स्पिंटर ओपन होगा तो जो स्टमक के जो कंटेंट थे, जो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, स्टमक के अंदर HCl होता है, एसिड भरा पड़ा है वहाँ। ठीक है, तो जैसे ही ये एसिड वाले कंटेंट आएंगे आपके इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के सिक्रेशन कैसे है, एल्केलाइन, यहाँ पे इंटेस्टाइन के सिक्रेशन कैसे हैं, एल्केलाइन है, तो ये क्या कर देंगे, इस एसिड वाले सिक्रेशन को एल्केलाइन के साथ मिला करके न्यूट्रलाइज करके इस तरीके से वो क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं। अब गैस्ट्रिक एसिड है, यहाँ पर क्या हुआ इस सिचुएशन के अंदर, इन केस ऑफ डायरिया जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसमें क्या हुआ, ये जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स थे, या जो ये इंटेस्टाइनल जो भी सिचुएशन थी उसमें क्या हुआ, इंटेस्टाइन की सिचुएशन उसमें क्या हुआ, इंटेस्टाइन की सिचुएशन क्या हुआ, एल्केलाइन है वो तो निकल गए बाहर। ठीक है, जो एल्केलाइन थे वो तो निकल गए आप बके बाहर, क्योंकि डायरिया के साथ वो तो चले गए बाहर, निकल गए। अब आपकी बॉडी के अंदर क्या बच गया, एसिड है, तो इस एसिड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हैं सारे जो भी हमने अभी तक देखे हैं वो सारे हैं कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, किस प्रकार से कौन सा कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो किस तरीके से वो क्रिएट कर रहा है, तो इस क्लास में ये बताया है मैंने आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर वीडियो जो वो समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आज के क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।